नमस्कार, मैं अजय कुमार। बिहार में गंगा नदी पर बन रहा एक पुल ढह करके गंगा नदी में समा गया है। यह पुल एक बार नहीं बल्कि पिछले 14 महीने में 2 बार यह पुल ढह करके गंगा नदी में समा चुका है। इस पुल को बनाने की तय समय सीमा 5 साल की थी, मगर 8 साल बीत चुके हैं और यह पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है। पुल को ढहते हुए देखने वाले स्थानीय लोगों ने कहा कि पता नहीं कौन सा मटेरियल लगा रहे हैं सब। ऐसा घटिया पुल बनाने से अच्छा है कि पुल ही ना बनाया जाए। गनीमत है कि पुल चालू होने से पहले ही ढह गया। अगर पुल चालू होता तब ढहता तो भयंकर हादसा होता, न जाने कितने लोगों की जान चली जाती। पुल में एक्सपायरी सीमेंट इस्तेमाल किया जाता था और फ्लेक्स भी इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा लोगों का आरोप है। लोग मजाकिया अंदाज में यह कह रहे हैं कि पिछली बार जब पुल ढहा था तो कहा गया था कि पुल आंधी तूफान में गिरा है, मगर अब की बार लगता है कि कहा जाएगा कि पुल को भीषण गर्मी की वजह से लू लग गई और वह गिर गया है। जानकार बताते हैं कि भारत में सड़क और पुल या किसी भी तरह के निर्माण काम से जुड़े इंजीनियरों और ठेकेदारों की केवल संपत्ति की जांच हो जाए तो ज्यादातरों के पास आमदनी से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के नेटवर्क में नेता से लेकर अफसर तक और इंजीनियर से लेकर ठेकेदार तक सब के सब शामिल होते हैं। दैनिक भास्कर पटना के संस्करण से पता चलता है कि साल 2014 में इस पुल की आधारशिला रखी गई थी। बिहार के खगड़िया के अगवानी घाट से लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर तकरीबन 3.17 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाना तय हुआ था। तय था कि पुल बनकर साल 2019 में तैयार हो जाएगा। साल 2015 में एसपी सिंगला एजेंसी ने काम करना शुरू किया। इस पुल को लेकर के पुल बनाने पर तकरीबन 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। साल 2019 तक बनकर फाइनल हो जाने वाले इस पुल को देखने वाले और समझने वाले कह रहे हैं कि शायद 2030 तक भी यह पुल बनकर फाइनल ना हो। अब तक 8 साल में 8 बार इस पुल की डेडलाइन को बढ़ाया गया है। मतलब 8 बार 8 साल के भीतर पुल बनने की समय सीमा को बढ़ाया जा चुका है। इस तरह के कामकाज को क्या कहा जाएगा? क्या वाकई यहां पर काम हो रहा है, या काम के नाम पर नेता, अफसर, इंजीनियर, ठेकेदार, पुल बनाने वाली कंपनी सब मिलकर के कमाई कर रहे हैं? इस पुल के बारे में अखबारों में छपा है कि 4 जून को 11 बजे पुल का एक हिस्सा भरभराने लगा और शाम 6 बजे पुल का वह हिस्सा गिरकर गंगा में समा गया। करीबन 400 मीटर लंबा हिस्सा गंगा में समा गया है। अनुमान लगाया जा रहा है पुल के इस हिस्से के बर्बाद होने की वजह से तकरीबन 150 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएंगे। मलबा इतना गिरा कि 200 मीटर के दायरे में गंगा नदी की धारा रुक गई थी। पिछले साल भी 200 मीटर का ढांचा इसी पुल का ढह करके गंगा नदी में समा गया था। तब कहा गया था कि तेज हवा की झोंकी की वजह से पुल गिर गया था। बताइए, अब इस तरह के कारणों पर कौन भरोसा करेगा? अगर तेज हवाओं के झोंके से पुल गिर जाता है तो इससे अच्छा है कि पुल बनाया ही ना जाए और लोगों का भला किया जाए। असलियत क्या थी उसका पता आज तक नहीं चल पाया है। जांच किस नतीजे पर पहुंचा, इसका ठोस जवाब अब तक हासिल नहीं हुआ है। साथ में पिछले साल पुल का जो ढांचा टूटा था उस पर अब तक कामकाज भी शुरू नहीं हुआ है। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। हादसों के बाद यहीं पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। पता लगाया जाए कि हादसा होने के पीछे असली कारण क्या था, किस तरह से हादसा हुआ। अगर यह बात पता चलेगी तभी सुरक्षा के लिहाज से वह कदम उठाए जाएंगे जो आगे हादसा ना होने पाने की संभावना पैदा करेंगे। मगर इसी महत्वपूर्ण कड़ी पर सरकार फेल है। उड़ीसा में भयंकर रेलवे दुर्घटना के बाद जब रेलवे की खामियों से जुड़ी एक के बाद एक रिपोर्ट आने लगी तो कैग की रिपोर्ट से यही बात खुलकर सामने आई कि तकरीबन 63% रेलवे दुर्घटना की रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर नहीं सौंपी गई। जब सरकार दुर्घटना के कारण ही नहीं जानना चाहती तो निवारण क्या करेगी? कैसे उम्मीद किया जाए कि वह निवारण का काम ढंग से करेगी? या सरकार उस मंशा के साथ चल रही है जिसमें कहा जाता है कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए? ओडिशा के दुर्घटना से जानकारी और निकली है कि एक अधिकारी ने फरवरी के महीने में ही कहा था कि सिग्नल मॉनिटरिंग सिस्टम को ठीक किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इस पर काम नहीं किया गया, जिसका नतीजा यह निकला कि 275 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और तकरीबन 1000 लोग ऐसी गंभीर हालत में घायल हैं कि शायद जीवन भर खुद को संभाल ना पाए। पुल तो बर्बाद हो गया है, मगर अच्छी बात यह है कि पुल ढहने पर किसी की जान नहीं गई है। हालांकि कुछ खबर ऐसी आ रही हैं जिसमें पुल पर काम करने वाले 2 गार्ड के लापता होने की खबर है। एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश कर रही है। इंजीनियर लोग कह रहे हैं कि पुल गिरने का कारण डिजाइन और टेक्निकल फॉल्ट है।
मगर अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पुल गिरने का कारण क्या है। पुल गिरने के बाद कुछ अधिकारियों के तबादले हुए हैं और कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। पुल बनाने वाली कंपनी एसपी सिंगला एजेंसी के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अगर कंपनी दोषी पाई गई तो उसे ब्लैक लिस्टेड करार दे दिया जाएगा। मगर ध्यान देने वाली बात है कि पुल बनाने का काम 5 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, 8 साल में भी पूरा नहीं हुआ। पुल का ढांचा गिरता उससे पहले इस कंपनी पर कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए थी, मगर ऐसा क्यों नहीं किया गया। पुल बनाकर तैयार होने का तारीख दर तारीख बढ़ाया गया, मगर सवालों का जवाब ना तो सरकार ने दिया और ना ही कंपनी के अधिकारियों ने दिया। तो लोगों का कहना है कि कैसे मान लिया जाए कि इस बार कार्रवाई होगी। पुल बनाने वाली एसपी सिंगला कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। बिहार सरकार ने इस कंपनी को केवल यही काम नहीं सौंपा है, बल्कि 5 बड़े पुल बनाने का और भी काम सौंपा है। यह कंपनी पटना में लोहिया पथचक्र भी बना रही है। इन सब की लागत मिला दिया जाए तो तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास बैठता है। कंपनी के वेबसाइट से पता चलता है कि कंपनी ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में कई प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री का गृह राज्य गुजरात में भी इस कंपनी की मौजूदगी है। गुजरात के द्वारका में सिग्नेचर ब्रिज बना रही है। इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि कैग की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस ब्रिज को बनाने के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला था। उसके बाद भी यह ब्रिज इकोलॉजिकल सेंसिटिव इलाके में बनाया जा रहा है। अगर इतना सारा तामझाम संभालने वाली कंपनी पर शो कॉज नोटिस जारी हो गया है तो अच्छी बात, और दोषी पाए जाने पर इसे ब्लैक लिस्टेड करार दिया जाता है तो और भी अच्छी बात है। मगर सवाल यही है कि क्या इतना सारा तामझाम संभालने वाली कंपनी पर कोई बड़ी कार्रवाई मुमकिन है। अब तक का सरकार और ठेकेदारों का गठजोड़ तो यही बताता है कि सब कुछ महज कागजी कार्रवाई बनकर रह जाने की संभावना ज्यादा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मसले पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यह ठीक नहीं बन रहा है, इसीलिए तो गिर रहा है। मुझे तकलीफ हुई है। उप मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को देख रहे हैं। 1 साल पहले भी पुल का स्ट्रक्चर गिरा था तो मैंने पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ है। अभी तक तो पुल बन जाना चाहिए था। यह क्या तरीका है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकार बताते हैं कि पुलों का गिरना बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। पुल बनाने में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। पुल बनाने की पूरी प्रक्रिया संगठित भ्रष्टाचार का नमूना है। कोई आए और कोई जाए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ एक सिस्टम के तहत चलता है। ठेका हासिल करने से लेकर के निर्माण काम पूरा करने तक धांधली की कई तारें जुड़ी होती हैं। बिल भुगतान के लिए हर एक फाइल पर कितना बड़ा चढ़ावा देना होगा यह तय है। बड़े ठेकेदार काम लेकर के छोटे छोटे ठेकेदारों यानी कि पेटी ठेकेदारों में बांट देते हैं। भ्रष्टाचार का सिरा बड़े ठेकेदारों से लेकर छोटे ठेकेदारों तक फैला हुआ है। निर्माण विभाग से जुड़े इंजीनियर और ठेकेदार के पास जितनी संपत्ति है वह उनकी केवल कामकाज से हासिल नहीं हो सकती है। भारत में निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार का यही हाल है। आप सब ने कभी ना कभी लोगों की जुबान से यह जुमला जरूर सुना होगा कि इससे अच्छा पुल या सड़क तो अंग्रेजों ने बनाया है। यह एक जुमला इतना तीखा होता है कि पूरे भारतीय शासन प्रणाली के कामकाज की साख को ढा कर चला जाता है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।